नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 12 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट पेज से। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी देखो सऊदी अरब की विजिट पे अभी, तो बेसिकली वहाँ पर शेयर्ड ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इनको लेकर के इंडिया अपनी तरफ से टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ये बात है, इंडिया की ग्रोथ रेट है आपको पता है 7% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। साथ में देखा जाए सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में देखा जाए तो ना। अब गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो पर्शियन गल्फ़ के आसपास में जो भी कंट्रीज़ लोकेटेड है उन कंट्रीज़ की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो इकोनॉमिक रिकवरी में इन्वेस्टमेंट का रोल तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सऊदी अरब का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वैसे आपको पता है नूपुर शर्मा का जो इशू क्रिएट हुआ था, तो उस टाइम पर भी सऊदी अरब ने देखो इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था कि प्रॉफिट मोहम्मद पर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके आगे देखें, इस विजिट के दौरान एक कमेटी को भी चेयर किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। कमेटी का नाम है कमेटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो रखी है किसके अंडर में? द इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। इस काउंसिल के अंडर में ये कमेटी है और इस कमेटी को चेयर किया जाता है इंडियन और सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए सऊदी अरब जो है ना वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ओके। इंडिया जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 18% सऊदी अरब से आता है, ठीक है ना। इसमें सीधी सी रैंकिंग अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा हम इराक से मंगवाते हैं क्रूड ऑयल, अब रशिया नंबर 2 पे है और सऊदी अरब नंबर 3 पे आ गया है, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 अप्रैल से दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना था? $29.28 बिलियन का। इसमें हमने जो इंपोर्ट किया उसकी तो वर्थ कितनी थी? $22.65 बिलियन, और हमने जो सऊदी अरब को एक्सपोर्ट किया वो $6.63 बिलियन। अब ये इस तरीके से बैलेंस किसके फेवर में जा रहा है? सऊदी अरब के, क्योंकि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं वहाँ से, इसलिए। इसके अलावा सऊदी अरब में इंडियन डायस्पोरा भी बहुत है, लगभग 22 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया सऊदी अरब में दूसरे किसी कंट्री के जो लोग रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। इसके अलावा गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इसके सेक्रेटरी जनरल से भी मीटिंग हुई, और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC जो है ये एक रीजनल इंटर पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE ये कंट्रीज़ मेंबर हैं। एक बार मैप देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, ठीक है। पर्शियन गल्फ, ये हो गया कुवैत, ये हो गया सऊदी अरब, ये बहरीन आइलैंड कंट्री है, ये कतर, यहाँ पे UAE, ये हो गया ओमान, ठीक है ना। ये कंट्रीज़ मेजर इसके हैं, ओके। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैप जो आता है ना उसको आप पॉज करके अच्छे से देख लिया करो, कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पर UAE की कतर से कोई बॉर्डर शेयर नहीं हो रही है, ठीक है। कतर की बॉर्डर शेयर हो रही है केवल सऊदी अरब से, ठीक है। UAE की बॉर्डर सऊदी अरब और ओमान दोनों से हो रही है। तो ये थोड़ा सा बस आपको एडिशनल देखना होगा, कोई भी पिक्चर आपके सामने आए उसको पॉज करके थोड़ा देख लिया करो ढंग से, इससे आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू पैराडाइम। अभी के टाइम पे अगर हम ट्रेड की बात करें ना तो हम बायलैटरल ट्रेड पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, ना कि मल्टीलैटरल ट्रेड की। मल्टीलैटरली हम एक्सपोज कर रहे हैं किस चीज़ में? सप्लाई चेन्स में लेकर के, गवर्नेंस को लेकर के। ट्रेड के मामले में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादातर बायलैटरल है। पहले हम समझते हैं कि ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है, क्या ये मुद्दा है, फिर मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और ऐड करूँगा, ठीक है। देखते हैं। देखो इंडिया ने अभी कल परसों की न्यूज़ है, कल की ही न्यूज़ है, हाँ सैटरडे की न्यूज़ थी। इसमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात आई थी कि USA ने मई 2022 में इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क जो है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वो क्वाड की मीटिंग की साइडलाइन में लॉन्च किया था। अब इसमें ट्रेड का एक पिलर है, इसमें 4 पिलर थे, 4 में से ट्रेड वाले पिलर में इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, बाकी 3 पिलर्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करेगा इंडिया, ठीक है। अब एक ये नई कंसेंसस निकल के आ रही है कि मल्टीलैटरल ट्रेड पैक्ट है ना, उन पे तो देखो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल एक और है, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फाइनलाइज हो रहा था 2019 में,
उस टाइम पर भी इंडिया ने मना कर दिया था कि हम इसका पार्टनर, हम इसका मेंबर नहीं बनेंगे। जबकि 2012 से लेकर 2019 तक लगातार नेगोशिएशन चल रहे थे। तब इंडिया पे क्वेश्चन ये लगने लग गए थे कि क्या इंडिया फिर से कंजर्वेटिव होता चला जा रहा है। पर फिर इसका जवाब तब मिला जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो फाइनलाइज कर दिए। इसका मतलब इंडिया जो है वो बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस में ज़्यादा विश्वास रख रहा है, ना कि मल्टीलैटरल ट्रेड रिलेशंस में। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड्स में भी किस में फोकस किया जा रहा है? पहले तो अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम, इसमें क्या होता है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम किया जाता है। जैसे अभी हम बात करें यूके के साथ में नेगोशिएशंस जो हैं वो इंडिया के चल रहे हैं कि हाँ अब यूके के साथ में जल्दी से जल्दी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो जाए। तो हम कुछ प्रोडक्ट लेंगे, उन प्रोडक्ट्स में लेन देन करेंगे, जिससे हम यूके वाले भी हमें एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि हाँ इंडिया कितना रिलायबल पार्टनर है, और इंडिया भी देख लेगा कि यूके के साथ में पार्टनरशिप करने में कितना फ़ायदा है और क्या रिस्क है। फिर वो जो कैलकुलेट हो जाएगा पायलट प्रोजेक्ट पे, जिसको अर्ली हार्वेस्ट स्कीम बोला जा रहा है, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। फिर बाद में बहुत हद तक मोर देन 95% ट्रेड जो है वो कम से कम टैरिफ पे होने लग जाता है, फिर वो इजी लेन देन होना शुरू हो जाता है। तो इंडिया है ना फोकस कर रहा है किस पे? बायलैटरल डील्स पे, ना कि मल्टीलैटरल डील्स पे। और यही पॉइंट है कि यूएसए की लीडरशिप में जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंडर में जो 4 पिलर थे, उनमें से एक था ट्रेड। उस ट्रेड वाले पिलर को इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया, हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बचे हुए 3 हैं, ठीक है, उसमें हम पार्टिसिपेट डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो आप खुद देख सकते हो अभी इंडिया फोकस किस पे कर रहा है? बायलैटरल ट्रेड्स में भी एक, और मल्टीलैटरल ट्रेड में भी इंडिया का फोकस उन एलिमेंट्स पे है, उन चीज़ों पे है जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या फिर मल्टीलैटरली हम इंश्योर कर सकते हैं हमारे लिए। एक तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, या फिर आप कह सकते हो कि मल्टीलैटरली हम सेलेक्टिव मैनर में एक्सपोजर कर रहे हैं। जैसे कि ब्लैक मनी का मुद्दा आता है, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का मुद्दा आता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इनको रेगुलेट करने का मुद्दा आता है। वहां पे तो इंडिया मल्टीलैटरली एंगेज कर रहा है। पर सवाल यह आ जाए कि जो कन्वेंशनल ट्रेड है, जो आज तक चलता आ रहा है ट्रेड, उसकी बात करें तो इंडिया उसमें बायलैटरली रिलाई कर रहा है, ना कि मल्टीलैटरली। मतलब सेलेक्टिव है इंडिया बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। ठीक है, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट में हम देखें, कॉमर्स वाली बात करें, ठीक है, अब कॉमर्स में ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। पर वही चीज़ है कि इंडिया वल्नरेबल नहीं होना चाहता। कैसे? इसका एक छोटा सा मैं तरीका आपको बताता हूं। जब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर बातचीत चल रही थी, फाइनल सिग्नेचर होने वाले थे, तब इंडिया ने साफ साफ ये कहा कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में जब हम एंगेज करेंगे तो हमारे यहाँ पर फार्मर्स बहुत कमज़ोर हैं, अभी भी पैसे वाले नहीं हैं हमारे फार्मर्स। दूसरा, अगर देखें डेयरी सेक्टर हमारा बहुत वीक है, और इसी के जस्ट काउंटर पार्ट में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनकी बात करो। अच्छा, एमएसएमई सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, वो भी हमारा वीक है। और इस तरीके से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो हमारे मार्केट को ये कैप्चर कर लेंगे और उसकी बर्बादी का काम का सामना करना पड़ेगा हमारे यहाँ के लोकल्स को। इंडिया ने विड्रॉ कर दिया, लिटरली विड्रॉ कर दिया कि हमें नहीं लेना ये रिस्क बिल्कुल भी। देखो इसमें क्या होता है मल्टीलैटरल में, आप 5, 7, 15 जने मिलकर के, 15 कंट्रीज मिलकर के एग्रीमेंट साइन कर लेते हो। चलो ये बात अच्छी है कि हमारे प्रोडक्ट को मार्केट मिल जाएगा। उन बचे हुए 15, मान लो 15 मेंबर्स का कोई ग्रुप है, मैं ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें 15 में से एक इंडिया है, बाकी 14 दूसरे हैं। अब 14 में ले जा करके आप अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर दोगे, चलो ठीक हो जाएगा, मान लिया। पर उन 15 में से 1-2 तो ऐसे खतरनाक प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स को हम बिल्कुल compete नहीं कर सकते, और उन प्लेयर्स के साथ में हमारे रिलेशन भी अच्छे नहीं है, और उन प्लेयर्स की मनसा भी ठीक नहीं है हमारे लिए। तो वो क्या करेंगे, इस ग्रुप का यूज़ करते हुए हमारे मार्केट को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। जैसे कि चाइना जो है वो आरसीईपी के थ्रू इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को फ्लड करा सकता था। इस डर से हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डेयरी सेक्टर बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल लेवल पे परफॉर्म करता है। वहाँ पे बड़े बड़े खेतों में एक साथ एक ऑनर अपने भेड़, बकरियां, गायें, इनको चरा करके और फिर उससे अपना प्रोडक्शन करता है, मिल्क का करे या डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट हो या फिर बीफ हो, कुछ भी हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो वो फिर बाद में अपना माल सस्ते में ला करके और इंडिया में फ्लड कर सकते थे। जबकि आपको पता है हमारे यहाँ पर मिल्क है वो एक तरीके की कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करता है जब कभी भी हम एग्रीकल्चर की बात करें। क्यों?
आप खुद देखो कि हमारे देश में मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं। अब अगर मॉनसून फेल हो गया तो वहाँ पर जो जानवर होते हैं ना, वो फिर हेल्प करते हैं अपने मालिक को सर्वाइव कराने में, जिससे कि वो दो मतलब 15-20 किलो दूध या 7-8 किलो दूध दिन का बेच करके और अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर पाता है। तो वो जो रिस्क होती है ना, वो रिस्क मल्टीलेटरल में बहुत ज़्यादा है। और बायलेटरल में क्या है, आप 1-to-1 डील करोगे। अगर आपको बायलेटरल में आप नेगोशिएशंस भी दबा करके कर सकते हो कि जी हमारे ये कंसर्न्स हैं, इनमें आप ये पॉइंट रखो। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो सेलेक्टिवली आगे बढ़ रहा है। अब देखो रिस्क क्या है, ग्लोबल स्लो डाउन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है रिसेशन का माहौल बना हुआ है, ठीक है। इस वजह से ट्रेड का असर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल बताया हुआ है, जैसे टेक्सटाइल और गारमेंट्स हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया का जितना ग्रोथ होना चाहिए टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का, उतना नहीं हो रहा जितना कि वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जो दूसरे कॉम्पिटेंट हैं, कंपटीशन वाले कंट्रीज हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। आईपीईएफ की बात है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि यूएसए ने कॉड समिट के साइडलाइन में लॉन्च किया था ये। अब ये क्यों लॉन्च किया था, यूएसए पहले देखो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी में था ओबामा के टाइम पे, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने टीपीपी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके बाद में इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए अब फिर से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसमें टोटल 14 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है जिन्होंने पार्टिसिपेशन दिया, और इसके 4 पिलर हैं। 4 पिलर में एक तो ट्रेड है, दूसरा सप्लाई है, तीसरा टैक्स है, चौथा है एंटी करप्शन और क्लीन एनर्जी का। कुल मिलाकर के इन 4 में से ट्रेड वाला पॉइंट है, ट्रेड पिलर को तो छोड़ दिया इंडिया ने कि भाई ट्रेड वाले में तो हम एंगेज करेंगे नहीं, और बाकी जो 3 पिलर्स हैं उन 3 पिलर्स में हम एंगेज करने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे में इंडिया ना बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, अपने लोगों को और अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है रिलेशनशिप की, उसको लेकर के। और यही चीज़ यहाँ पे आरसीईपी का बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक ग्रुप और है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। यूएसए की लीडरशिप में 11 मेंबर्स का ये ग्रुप है, ठीक है ना। इसमें फोकस किया जा रहा है क्रिटिकल मिनरल्स पे, और मेन है कि चाइना पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस की जा सके, क्योंकि चाइना जो है ना, ये क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं, आज के टाइम पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके रिसोर्सेज चाइना के पास बहुत है, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में या साउथ अमेरिकन कंट्रीज में है रिसोर्सेज की माइंस उन मिनरल्स की, पर उनको खरीद किसने रखा है, चाइना ने। तो कुल मिलाकर के अमेरिका की लीडरशिप में ये 11 कंट्रीज मिलकर के ये काम करेंगे कि चाइना पे जो सेमीकंडक्टर की या रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स की हमारी डिपेंडेंसी, उसको हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना यूएसए का प्राइम मोटो बन चुका है अभी। और इंडिया जो है वो इस एमएसपी का मेंबर बनने की पूरी पुरजोर ताकत लगा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें भी ज़रूरत है, हम भी चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें, पर्टिकुलरली रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर लो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लिथियम आयन बैटरीज, इन सब की अगर बात करें। अब देखो इंडिया आईपीईएफ में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल ट्रेड को छोड़ दो, 3 पिलर में तो कर ही रहा है। दूसरा, कॉड में भी इंडिया का पार्टिसिपेशन है। तीसरा, I2U2 करके जो यूएई, यूएस, इजराइल और इंडिया, इनके साथ मिलकर के इंडिया काम कर रहा है कि नहीं। अब ऐसे में आईपीईएफ में केवल एक पिलर को छोड़ना इंडिया खुद अपने हिसाब से डिसाइड। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पर आईपीएफ में ऐसी कोई टर्म्स नहीं थी कि या तो आप चारों पिलर्स को ज्वाइन करो या फिर एक को ही मत करो। यहां पे सेलेक्टिविटी थी, चॉइस थी, तो इंडिया ने अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लिया। ये जो I2U2 है, इसमें तो देखो हेल्थ, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, फूड सिक्योरिटी, स्पेस, एनर्जी, इन पे भी काम किया जा रहा है। फिर आ जाता है बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो एफटीएज हम साइन कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ फाइनलाइज हो चुके हैं। अब जल्दी से जल्दी यूके के साथ भी आने वाले कुछ हफ्तों में फाइनलाइज हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी, अगर अभी रिसेंट ही बात करें तो लीज ट्रस जो वहाँ की मतलब यूके की प्राइम मिनिस्टर जो बनी है ना, तो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट, उनको जो कंग्रेचुलेशन का जो स्टेटमेंट गया है हमारी तरफ से, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सेलरेशन मिलेगा, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट में ही है, कंग्रेचुलेशन के साथ में सेकंड स्टेटमेंट यही था, आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से हमारा पॉइंट है। फिर बात आती है, देखो अगर हम सारे सिनेरियो को समझें तो अभी फिलहाल 3 कंसर्न्स हैं हमारे लिए। एक तो यूरोपियन यूनियन जो हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, वो अभी वहाँ पर रिसेशन से गुजर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या रहा है कि जो शिपमेंट हमारा यहाँ से जाता है, जितना वॉल्यूम हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस एक्सपोर्ट के वॉल्यूम में कमी आ रही है, क्योंकि वो रिसेशन की वजह से डिमांड कम हो रही है,
और तीसरी प्रॉब्लम आ रही है इन्फ्लेशन की। महंगाई बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी इस टाइम पे, हमें तो बहुत कम महंगाई झेलनी पड़ रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे तो थोड़ा सा बैलेंस ऑफ ट्रेड सिचुएशन है वो थोड़ी सी एडवर्स रहेगी। इसका रिजल्ट ये है कि 2022-23 का जो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा ना, उसमें हमें करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग $115 बिलियन तक झेलना पड़ेगा, जो कि हमारी जीडीपी का 3.3% तक रहेगा। पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल घाटे में हैं, हम थोड़ा प्लस में भी हैं। कैसे? कि हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो लो वैल्यू प्रोडक्ट है ना, उसकी डिमांड वर्ल्ड ओवर बढ़ रही है, जो कि हमारे एमएसएमईज के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि लो वैल्यू प्रोडक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज में प्रोड्यूस होते हैं तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरा, चाइना के खिलाफ में जो सिचुएशन बन रही है, पहली तो ये कि चाइना खुद जीरो कोविड टॉलरेंस वाली पॉलिसी पे चल रहा है कि हमें बिल्कुल भी एक भी केस नहीं चाहिए कोविड का, तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो चाइनीज इकोनॉमी वैसे क्राइसिस में है। दूसरा, अगर हम देखें तो एंटी चाइनीज सेंटिमेंट है वो थ्रू आउट वर्ल्ड बना हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां चाइना को छोड़ करके बाहर निकलना चाहती है और चाइना पे डिपेंडेंसी भी रिड्यूस करने चाहते हैं बहुत सारे लोग। तो इस तरीके से ये पॉजिटिविटी है हमारे लिए कि हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को हार्नेस करें और यूटिलाइज करें चाइना से जो एक नाराजगी है लोगों की उस चीज़ को। तो इस तरीके से ये एक ट्रेंड शो होता है कि इंडिया कैसे एंगेज कर रहा है ट्रेड को लेकर इंटरनेशनली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करने वाला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के। तो 3 जजेस की बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जी हैं और बाकी 2 और हैं। ठीक है जी, अब आप देखो कि ये अमेंडमेंट एक्ट लाया कैसे गया था वो जानते हैं। देखो ये एक्ट आया था 2019 में। काम क्या था कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन कम्युनिटीज़ में से किसी भी कम्युनिटी के लोग जिनको अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से जोर ज़बरदस्ती करके भगाया गया, परसिक्यूट किया और वो मजबूरी से शेल्टर लेकर के इंडिया में रह रहे हैं, और रहने की डेट फिक्स कर दी थी 31 दिसंबर 2019। ठीक है, कि 2014 कि बोले 31 दिसंबर 2014 से पहले इन कम्युनिटीज़ में से, इन कंट्रीज से आए हुए जो लोग हैं उनको हम सिटीजनशिप देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि गवर्नमेंट तो ये कहना चाह रही है कि जो एक तरीके से ये तीनों कंट्रीज़ क्या हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें, इन तीनों कंट्रीज़ ने अपना नेशनल रिलीजन इस्लाम को डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का ये है कि भाई हम जो हैं वो मुस्लिम्स के अलावा जो भी परसिक्यूटेड, जो भी वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर सिटीजनशिप देंगे ईजी कंडीशन पे। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर स्टैंड को एंटी मुस्लिम कंसिडर किया जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। किसके द्वारा? कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा और जो मुस्लिम स्टैब्लिशमेंट है उनके द्वारा। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो एक्ट है 2019 का CAA, ठीक है, इसको चैलेंज किसने किया? मेनली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिशियन भी है, जयराम रमेश चन्नीलाल, इसके अलावा महुआ मोइत्रा, ये कुछ और है। इसके अलावा असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी है, DMK पार्टी जो तमिलनाडु की है वो भी है, और असम में जो असम गण परिषद है वो भी है। इन्होंने मिलकर के पिटीशन लगाई है आर्टिकल 32 के अंडर में कि भाई सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें ये जो अमेंडमेंट किया गया है 2019 में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का वायलेशन है। अब वायलेशन किस बेसिस पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल 14 में हम क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये हो गया राइट टू इक्वालिटी का पॉइंट। सॉरी, आर्टिकल 14 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब इंडियन टेरिटरी में कोई भी इंडिविजुअल आ रहा है और उसमें आप देखो तो इक्वलिटी, इक्वल राइट टू इक्वालिटी और राइट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यह आर्टिकल 14 के अंडर में दिए हुए हैं, तो वहां पर रिलीजियस सेलेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एक तो ये बात बोली है। और आर्टिकल 14 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एनालिसिस करना है उसमें 2 अलग ग्राउंड्स तैयार किए हैं। वो 2 ग्राउंड क्या है जिनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि 2019 का ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये सही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या नहीं। वो अगर देखें तो उनको अगर लीगल टर्म्स में हम समझे ना, तो वो है एक तो डिफरेंशिएशन बिटवीन, एक बार ये बस सब देख लो, मतलब बाद में समझाऊंगा। डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पर्संस मस्ट बी फाउंड ऑन इंटेलिजेबल डिफरेंशिया। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा बेसिस है जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को इवेल्युएट करेंगे, वो है दैट
डिफरेंशिया मस्ट हैव द रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट शाउट टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट। अब इसका सिंपल मतलब समझते हैं। इसमें सिंपल क्या देखना है जी, कि इसमें यह देखा जाएगा कि जो कंडीशन आर्टिकल 14 में दी हुई है, क्या वो इस कानून के बेसिस पे सेटिस्फाई होती है या नहीं। इसका मतलब ये हो गया, एक रीजनेबल क्लास आप बना रहे हो। रीजनेबल क्लास कौन सी होगी? एक सेक्शन हो गया सोसाइटी में से लोगों का, और उस सेक्शन को आप ट्रीटमेंट देना चाह रहे हो। तो क्या उस ट्रीटमेंट के बेसिस पे इंडिया में रहने वाले लोगों के खिलाफ में कोई कार्रवाई हो रही है? अगर हाँ तो उस हिसाब से देखा जाएगा, अगर ना तो उस हिसाब से देखा जाएगा। तो कहने का मतलब रीजनेबिलिटी देखी जाएगी, रैशनैलिटी देखी जाएगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के हिसाब से रैशनल है या नहीं। इसमें देखा जाएगा कि जो चैलेंज किया जा रहा है वो सीधा सीधा पॉइंट क्या आ रहा है कि आप रिलीजन को लेकर के कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ किसी को सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं। ये पॉइंट भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। दूसरी चीज, दूसरे कंट्रीज के जो माइनॉरिटीज को जो एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है उसी को आप ज्यादा यहां पर फेवर कर रहे हो। तो यहां पर रिलीजियस लाइन पे जो आ रहा है ना, सेलेक्टिव सिटीजनशिप देने की बात हो रही है, उसको लेकर के मुद्दा आ रहा है। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि सेक्युलरिज्म है ना, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया हुआ है बार बार, और इसके लिए ये भी बोला हुआ है कि पार्लियामेंट किसी भी एक्ट के बेसिस पे बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकती, जो कि आपको पता है केशवानंद भारती केस से शुरू हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है वो। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, और ये जो डिसाइड करेगा कि हाँ जी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखो इन मुद्दों को लेकर के अब ये सुनवाई शुरू होने वाली है। क्या होता है क्या नहीं वो टाइम बताएगा। अभी तक क्या हो चुका है वो देखें तो देखो, 28 मई 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 16 ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सेक्शन 16 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंडर ये 13 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये कहा था कि वहां पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करो सिटीजनशिप की। अब सिटीजनशिप देने के तरीके हमारे यहाँ पर जो है वो 1955 का जो एक्ट है ना, सिटीजनशिप एक्ट, उसका आपको रिवीजन कर लेना है। यहां पर तो बात चल रही है रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे और नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे। तो अब आपको क्या करना है, ये देखो ये जो एक्ट है ये तो जो है वैसा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पे सुनवाई करेगा, फाइनल वर्डिक्ट आता है, तब तक बहुत सारी न्यूज आएगी। हमें क्या करना है, आज आपको जो करना है वो काम कि सिटीजनशिप वाला जो चैप्टर है वो आप रिवाइज कर लो, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जरूर रिवाइज करोगे कि इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। एक तो प्रोविजन वो है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, और एक वो प्रोविजन है जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंडर प्रोविजन किए हुए हैं। तो आप ये दोनों पढ़ोगे ढंग से और डिटेल में पढ़ना माइन्यूटली, क्योंकि ये वर्ड्स है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे या फिर रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे सिटीजनशिप मिल जाती है, नहीं, ये 1955 के एक्ट के बेसिस पे है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझो आप। ओके, कर लेना ये काम आप जरूर से। नेक्स्ट है देखो, चावल के एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। गेहूं के एक्सपोर्ट को तो पहले रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि आपको पता ही है मार्च में हमारे प्रोडक्शन कम होने के चांसेस हो गए थे, इस वजह से। अब चावल के ऊपर उस पर तो गेहूं पे तो आउटराइट बैन लगा दिया था। ठीक है, बैन ही कि गेहूं बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं होगा इंडिया से, और चावल पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, उसकी बात करें तो किस पे, देखो एक तो बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं हम, और एक पर बॉइल्ड का मतलब वो चावल जिनको पानी में रख करके उनमें वाटर सॉकिंग करवाई जाती है और फिर उनको सुखा दिया जाता है, जिससे कि वो चावल थोड़ा कड़क हो जाए, टाइट हो जाए। फिर उनको जो मिलिंग प्रोसेसिंग कुछ भी की जाए तो टूटे नहीं, टूटने से बचाने के लिए उनकी ये प्रोसेस से गुजारा जाता है, और इस तरीके के चावल को पर बॉइल्ड राइस बोल दिया जाता है। और बासमती चावल आपको पता है लंबे ग्रेन का बढ़िया क्वालिटी का चावल होता ही है। तो कुल मिलाकर के बासमती और पर बॉइल्ड राइस को छोड़ करके, ठीक है ना, पर बॉइल्ड राइस को छोड़ करके बाकी जो राइस है, एक तो रॉ वाइट राइस हो गया और एक ब्रोकन नॉन बासमती राइस है, इन दोनों पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में उन्होंने 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर दी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पर बॉइल्ड और बासमती राइस ये तो देखो जैसे एक्सपोर्ट हो रहा है वैसे चलते रहेंगे, इन पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन लगी नहीं है। रेस्ट्रिक्शन किस पे लगी है, नॉन बासमती राइस। फॉर एग्जांपल एक तो वाइट राइस हो गया, रॉ वाइट राइस, और एक हो गया ब्रोकन जिसको किनक बोलते हैं, उस पे। तो इन पे एक्सपोर्ट पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। अब सवाल ये आता है कि हम एक्सपोर्ट कितना क्या करते हैं। देखो 2021-22 का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, इसमें देखा जाए ना
तो 21.21 मिलियन टन हमने राइस का एक्सपोर्ट किया, जिसकी टोटल वर्थ अगर मेजर करें तो 9.66 बिलियन डॉलर्स बनती है। इसमें बासमती राइस का कितना अमाउंट है, 3.54 बिलियन डॉलर्स, और बचा हुआ जो अमाउंट है 6.12 बिलियन डॉलर का, मतलब बचे हुए में से वो जाता है नॉन बासमती शिपमेंट पे। तो कुल मिलाकर के हमारा फोकस है 17.26 मिलियन टन नॉन बासमती शिपमेंट पे। अब इसमें भी आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो रेस्ट्रिक्शन किस पे लगाई गई है, ब्रोकन राइस पे। उसका एक्सपोर्ट कितना होता है, 3.89 मिलियन टन, वैल्यू 1.13 बिलियन डॉलर्स। इसके अलावा जो देखा जाए दूसरा नॉन बासमती नॉन परबॉइल्ड जो राइस है वो 5.94 मिलियन टन। तो कुल मिलाकर के ये डेटा इतना काम का नहीं है, डेटा तो ऊपर वाला ही काम का है ये वाला, ठीक है ना। इस पे ही ध्यान दे लेना, नहीं आप टन में बिलियन डॉलर में बावड़े हो जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है। बस ये ऊपर वाला का भी आंसर राइटिंग में हेल्प कर दे तो कर दे। बाकी मेन पॉइंट क्या है कि नॉन परबॉइल्ड नॉन बासमती राइस को हमने क्या किया है, 20% एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। कुल मिला के बात ही आ रही है, डन। अब बात ये आती है कि क्यों ऐसा किया गया है। इसका पहला कारण है मॉनसून सीजन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गैंजेटिक प्लेन वाले एरिया में, जो बंगाल वाला वेस्ट बंगाल का एरिया है, वहाँ पर रेनफॉल कम रिसीव हुआ है, इसलिए खरीफ के टाइम पे चावल की खेती कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरी, इसी में क्लाइमेटिक कारण दूसरा क्या है कि पंजाब और हरियाणा में क्लाइमेटिक क्या मतलब दूसरा एक और कारण है प्रोडक्शन को लेकर के, दैट इज कि वहाँ पे ड्वार्फिंग वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से पैडी प्लांट अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पा रहा। तो ये दो कारण तो ये हो गए। इसके अलावा एक कारण और है, वो है स्टॉक। देखो गेहूं की तो हमारे यहाँ पर शॉर्टेज चल रही है, अभी पिछले 14-15 सालों में लोवेस्ट स्टॉक चल रहा है पब्लिक गवर्नमेंट के पास में जो गेहूं का स्टॉक है वो, तो उसको कॉम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी, चावल की। तो चावल अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देंगे और चावल के प्रोडक्शन में भी हमें लग रहा है कि कमी आने वाली है, तो उस केस में हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले रहे। और कल परसों की न्यूज़ आपको पता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए डिमांड किया जा रहा है अलग अलग स्टेट्स के द्वारा कि स्कीम को सितंबर 2022 से ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए, तो उसके लिए तो चावल ही चाहिए होंगे फिर। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से क्या कर दिया, ये रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी, ठीक है। वर्ल्ड में जितना राइस एक्सपोर्ट होता है उसका 40% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, लगभग 21 मिलियन टन से भी ज्यादा। फिर दूसरे नंबर पे थाईलैंड आता है, फिर तीसरे पे वियतनाम, फिर पाकिस्तान। ओके, ये आप ध्यान रखोगे। एक्सपोर्ट की भी बात करें तो बासमती राइस, बासमती का मतलब बढ़िया क्वालिटी का महंगा चावल है, इसका 75% तक हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो ईरान को, अरेबियन पेनिनसुला की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ को भी हम बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। नॉन बासमती राइस की बात करें तो ये ज़्यादातर हम किन को बेचते हैं, बेनिन, आइवरी कोस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज़ को ज़्यादा बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कम क्वालिटी के होते हैं, सस्ते भी होते हैं, और इनको फिर फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ते में चावल मिल जाता है तो अपने लोगों को खाना खिला पाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो चाइना और बांग्लादेश, ये दो ऐसे हैं जो कि नॉन बासमती राइस को खरीदने वालों में लीड रोल प्ले करते हैं, जिसमें आप देखो अफ्रीका और बांग्लादेश, ये तो पर बॉइल्ड राइस खरीदते हैं। पर बॉइल्ड राइस का मतलब मैंने आपको बता दिया ना कि किस तरीके से पानी को सोख करके फिर उनको ड्राई करके फिर मिलिंग करके पैकेजिंग करके बेचा जाता है। और चाइना जो है ना वो खरीदता है ब्रोकन राइस, किणक होती है ना वो, इससे क्या पोल्ट्री फार्म में बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने में इनमें हेल्प मिलती है, ठीक है। अब आप देखो कि राइस, परबॉइल्ड राइस, ब्रोकन राइस, ये क्या है, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं। राइस बेसिकली आपको पता है पैडी, चावल जो खेतों में लगता है ना उसको पैडी बोल दिया जाता है, मोटी मोटी तौर पे आप ये समझो। और फिर उसका जो आउटर कवर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हस्क। हस्क को हटा दिया गया, जो कि इनएडिबल कवर होता है, किसी काम का नहीं होता, वो बाद में आपको पता है कई बार तो जला देते हैं किसान, ठीक है। तो आप देखो हस्क जो है या फिर कुछ और काम में आ जाए तो आ जाए, बाकी इतना यूटिलिटी नहीं रहती है चावल के हस्क की, ठीक है, वो रह गया। वो चावल का जो पैडी का कंटेंट है उसमें 20 to 21% रहता है। फिर जो हस्क निकलने के बाद में एक पीली पीली सी लेयर और होती है, ब्राउनिश लेयर, ठीक है, वो 10 से 11% कॉन्स्टिट्यूट करती है उस पैडी में, ठीक है। तो इसका मतलब उसको बोलते हैं ब्रान, आपने सुना होगा ना राइस ब्रान ऑयल, वो ऑयल इस ब्रान से निकलता है, वो पतली लेयर से, मतलब ये है पैडी। इसका अपर लेयर निकाल दो, फिर अंदर का आ जाएगा एक और लेयर है पतली सी, उसको ब्रान बोल दिया जाता है। अब ब्रान निकल गया, फिर आपको मिलेगा क्या, फाइनल रॉ राइस, जो व्हाइट कलर का जो दाना होता है जो हम पका करके खाते हैं। अब इसमें देखो पर बॉइल्ड राइस है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस तरीके से मिलिंग होकर के फिर इनकी पैकेजिंग होकर के ये बिकता है। ओके, बस यही है मोटी मोटी चीज़ें जो हमें देखनी थी। ब्रोकन राइस हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, फिर सेनेगल, फिर वियतनाम, फिर जिबूती, फिर इंडोनेशिया, तो इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ठीक है।
फिर है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अलग अलग जगहों पर जब रेड मारी जाती है और वहाँ पर फिर कैश मिलता है, बहुत सारा अमाउंट मिलता है, तो उस पैसे के साथ क्या किया जाता है वो सारा प्रोसेस बताया हुआ है इसमें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो जो पैसा हाथ लग गया कैश, उसको डिपॉजिट करा देते हैं फिक्स डिपॉजिट में, और वो पैसा तब तक पड़ा रहता है उस अकाउंट में जब तक कि ये केस डिसाइड ना हो। अगर गलत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके पैसा कमाया हुआ है तो वो पैसा सरकार के हाथ लग जाएगा, और अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे नहीं कमाया है तो बंदे को फ्री कर दिया जाएगा। जब उसके पूरे सुनवाई हो जाएगी तो उसको रिटर्न मिल जाएगा पैसा। बेसिकली ये मुद्दा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोलकाता के आसपास में लगभग 17.32 करोड़ रुपए के कैश नोट्स मिले हैं। समझ गए? गोल्ड और या मान लो कि कोई भी वैल्यूएबल अमाउंट है उसको भी लॉकर में डिपॉजिट करके रख दिया जाता है, मतलब सीज कर लिया तो सब कुछ सीज होता है। फिर ये देखा जाता है कि कौन सा तो लीगली कमाया हुआ है, कौन सा इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू कमाया हुआ है। जो इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू कमाया हुआ है वो तो देखो गवर्नमेंट सीज करेगी, और जो लीगल बेसिस पे कमाया हुआ है वो जो है वो फिर बंदे को रिटर्न मिल जाएगा, कोई भी हो चाहे वो इंडिविजुअल। ठीक है, 2018 में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया गया था। क्या था कि ये जो फिक्स डिपॉजिट का प्रोविजन था ना, इसको हटा करके एक पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खुलवा दिया जाता है ईडी के द्वारा ही एसबीआई बैंक में, और उसमें पैसा डाल दिया जाता है। अच्छा, उस पर इंटरेस्ट नहीं बनता है, ध्यान रखना। पहले तो एफडी में तो क्या था, इंटरेस्ट बनता था। अब ये जो पीडी है इसमें इंटरेस्ट नहीं बनता है, और जब भी बंदा फ्री होगा या तो पकड़ा गया तो सुनवाइयों के बाद में क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी कल्प्रिट है तो पैसा कुछ नहीं मिलेगा उसको रिटर्न में, और अगर कल्प्रिट नहीं है तो उसको पैसा रिटर्न भी मिल जाएगा, उसका गोल्ड भी मिल जाएगा, उसका जो भी अमाउंट है वो सारा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है सारा प्रोसेस। ठीक है, यही चीज़ें बताई हुई है, आप एक बार खुद नज़र डाल देना, ज़्यादा कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ एक बार प्रोसीजर ज़रूर एक बार आपको समझ में होना चाहिए, एक बार आप इस पर नज़र डाल ही लेना। ठीक है, वर्ल्ड बेस पे देखो यूक्रेन फिर से अपनी पकड़ बना रहा है धीरे धीरे, रशिया पीछे हट रहा है। ठीक है, फेस ऑफ का कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, रशिया ने भी बहुत गलत जुआ खेल लिया ये। खैर कोई नहीं, अपने अपने कॉल अभी। ठीक है जी, फिर इधर देखो अभी कुछ ऐसी कंपनीज को सीज किया गया है जिनका लेन देन चाइना बेस्ड कंपनी से हैं, और वो कंपनियां केवल अपने तरीके से कहता ना कि इंडिया में जासूसी का काम कर रही हैं, स्पाई का काम कर रही हैं। इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट हो चुकी है। काम कौन कर रहा है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। अब आपको क्या करना है, SFIO के बारे में एक बार ढंग से पढ़ लेना है डिटेल में। ठीक है, फिर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी, उनके इंटरव्यू की बात है कि हम देखो टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि 2030 तक हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें गुड्स का सर्विसेज का दोनों का $1-1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इंडिया जो है वो अपनी तरफ से जो भी फर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड काम करता है एक तो, इसके अलावा देखा जाए तो हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स काम करता है, कैसे भी करके इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, फॉरेन ट्रेड को राइज करना। तो ऐसे में बोला हम हमारे रिवैम्प कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं पॉलिसीज़ को। इसके अलावा इंश्योरेंस लॉ को थोड़ा सा इजी करने की बात की जा रही है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 का, उसमें एक प्रोविज़न है कि कोई भी कंपनी अगर इंश्योरेंस सेगमेंट में उतरना चाहती है तो उस कंपनी के पास में अच्छा खासा कैपिटल अमाउंट होना चाहिए। उस कैपिटल अमाउंट को रिड्यूस करके 100 करोड़ रुपए तक लाने की बात की जा रही है कि जिस भी कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए तक का अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे काम कर सकती है। और इससे फायदा क्या होगा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा। पेनिट्रेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमा किया जा पाएगा, क्योंकि रिस्क बहुत सारी है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, चाहे जनरल इंश्योरेंस ले लो, कुछ भी ले लो आप। इसके अलावा देखा जाए डिस्कॉम्स जो कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, उनके ऊपर कर्जा भी एस्टिमेटेड है 1,13,000 करोड़ रुपए का ओवरऑल अगर पूरे इंडिया में। और वो कर्जा किसके टुवार्ड्स है? बैंकों का नाम लेन देन नहीं है, जनरेशन कंपनीज को देना है वो पैसा। तो उसके लिए देखो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स EMI में कन्वर्ट कर दिया गया अमाउंट को, और वो 2026 तक कंप्लीट कर देना है। अब देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने तो कर दिया, EMI में कन्वर्ट करा दिया पूरे जो भी उधार चल रहा है उनका जनरेशन कंपनीज से, पर 2026 तक अचीव करेंगी कि नहीं करेंगी वो टाइम बताएगा। ठीक है, फिर देखो US ओपन का फाइनल जो है वो कंप्लीट हो गया है। US ओपन के फाइनल को जीता है किसने? यहाँ पर दिया श्वाइतक। ठीक है, इन्होंने 3rd ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, हराया किसको? ऑनस जेबियोर को। डिस्कशन यही खत्म है। न्यूज़पेपर मैं आपको कल सुबह शेयर करूंगा 5 बजे, देख लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।